Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 6 ऑफ मई 2022। तो गाइज आज है तारीख 6 मई 2022 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट उससे पहले गाइज अगर आप लोग को इस टॉप न्यूज़ एनालिसिस यानी टीएनए का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक मिल जाएगा। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे ये टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग डेली बेसिस पर इस टीएनए के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग को इस प्रकार से ये चैनल नहीं मिलता है तो एक और बहुत सिंपल सा तरीका है, डायरेक्टली टेलीग्राम पर जाना, देन सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। जैसे आप टाइप करोगे आपके सामने इस प्रकार से ये तीनों चैनल ओपन हो जाएंगे। एक के आगे आंसर राइटिंग लिखा हुआ है, एक के आगे यूपीएससी लिखा है और एक के आगे कुछ नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर भी आपको 18,000 प्लस सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे। तो तीनों चैनल को ही जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पर टीएनए का पीडीएफ, न्यूज़पेपर का पीडीएफ और साथ ही साथ डेली बेसिस पर आंसर राइटिंग वगैरह आपको करवाई जाती है। एट द लास्ट अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर कनेक्ट होकर आप मुझसे अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। नाउ स्टार्ट करेंगे डिस्कशन को। यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल। एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर इसको आप लोग जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर पाओगे, साथ ही साथ जीएस पेपर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे हम लोग एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे जिसका नाम है एआईपी। एआईपी मतलब एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। तो ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम सबमरीन्स के अंदर यूज़ किया जाता है। जो पनडुब्बियाँ होती है, पनडुब्बी ये है ना। सबमरीन्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। ये आर्टिकल चर्चा में किस लिए है उसको सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल इसलिए चर्चा में है क्योंकि आपको पता होगा अभी हमारे पीएम बहुत सारे कंट्रीज़ के विजिट पर गए। अब उन कंट्रीज़ के साथ में डिस्कशन हुआ, डेनमार्क के विजिट पर गए, वहाँ पे काफ़ी सारी चर्चा की गई। फ्रांस के साथ भी यहाँ पर बातचीत की गई। अब फ्रांस में जाने से पहले फ्रांस की तरफ से यहाँ पर एक झटका दिया गया इंडिया को। वो झटका क्या था यहाँ पे हम लोग उसको समझते हैं। यहाँ पे आप लोग ये देख पाओगे फ्रांस का जो नेवल ग्रुप है, ये नेवल ग्रुप यहाँ पे फ्रांस की एक कंपनी है जो कि भारत को सबमरीन्स बनाने में मदद कर रही है। आपको याद होना चाहिए कि भारत ने यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रखा है। हमने P-75 और P-75I को लॉन्च कर रखा है। P-70I का मतलब है इंडिया। अब P-75 में से ही P-75I निकल कर आया था। तो इन प्रोजेक्ट के अंदर में हमारा मेजर मकसद क्या है कि हम लोग सबमरीन्स यानी पनडुब्बियों को बनाएं और इन पनडुब्बियों को बनाने में फ्रांस का जो नेवल ग्रुप कंपनी है ये हमारी मदद कर रहा है। अब मुद्दा ये निकल कर आया कि जो फ्रांस का नेवल ग्रुप है इन्होंने भारत को ये एआईपी वाली टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया है। हालांकि इन्होंने बोला सबमरीन्स हम लोग बनाएंगे आपके साथ में, सबमरीन्स बना भी रहे हैं और टाइम टू टाइम यहाँ पर जो भी हमारा टारगेट था उस टारगेट पे हम लोग अपनी सबमरीन्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पूरी कर लेंगे। लेकिन फ्रांस के नेवल ग्रुप ने ये बोला हम आपको ये टेक्नोलॉजी एआईपी वाली टेक्नोलॉजी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अभी इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। तो ये टेक्नोलॉजी क्या होती है इसको भी आगे मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो इसी चक्कर में ये आर्टिकल काफ़ी चर्चा में आ चुका है। इनफैक्ट आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस ने काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन सेक्शन पर इसको समझाया है कि भाई ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि भारत चाहता है। क्यों चाहता है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। बट यहाँ पे आप देख पाओगे ये पूरा का पूरा आर्टिकल मैंने लगा दिया है। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। इस पूरे आर्टिकल को आगे मैंने कॉपी पेस्ट भी कर दिया, तो एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन समझते हुए चलेंगे। एक चीज़ और आप देख पाओगे, ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है इस डेटा से आप लोग समझ पाओगे। हुआ क्या है, लगभग आप देख पाओगे 10 कंट्रीज़ देखने को मिल पाएंगी जिन्होंने अभी तक इस एआईपी सिस्टम को डेवलप किया है, प्लस कुछ कंट्रीज़ जो कि यहाँ पे अभी इस सिस्टम को डेवलप करने वाली हैं। और ऑलमोस्ट अगर हम लोग पूरे दुनिया भर में देखें तो लगभग 20 कंट्रीज़ यानी 20 देश ऐसे हैं जिनके पास ये सिर्फ और सिर्फ एआईपी सिस्टम है। उनके पनडुब्बियों के अंदर एआईपी सिस्टम है। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो एक अपने आप में यूनिक सी टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत कम देशों के पास में है। इंडिया भी चाहता है इंडिया के पास में आए। तो फ्रांस हमारे लिए सबमरीन्स बना ही रहा था। हमने बोला कि भाई अपनी टेक्नोलॉजी हमें दे दो, ठीक है, टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाएगी तो हम उसके हिसाब से बना लेंगे। लेकिन फ्रांस ने मना कर दिया। अब भारत को ये एआईपी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करनी पड़ेगी, इंडिपेंडेंटली बनानी पड़ेगी। हालांकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा लेकिन हम लोग डेफिनेटली इसको डेवलप कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आगे आते हैं। अब पहले तो हम लोग और बेसिक पर चलते हैं कि ये प्रोजेक्ट 75 और 75I है क्या, क्योंकि मुद्दा तो यहीं से शुरू हुआ है ना। हाँ, तो देखो ये समय था जून 1999 का। तो जून 1999 में क्या होता है, जो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी है इन्होंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया। वो प्रोजेक्ट ये था कि हम लोग 2030 तक
24 सबमरीन्स को इंडक्ट कर लेंगे अपने कंट्री के अंदर, हमारी नेवी को 24 सबमरीन्स 24 पनडुब्बियां थमा देंगे। तो ये हमारा टारगेट था, कब तक का, 2030 का। और ये टारगेट रखा गया था P75 प्रोजेक्ट के अंदर में। देखना ध्यान से, ये P75 है, मैं P75I नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ P75। क्लियर हुआ? तो P75 हमने यहाँ पर अप्रूवल दिया इसको 1999 में। उसके बाद इसी P75 में से, P75 आप कह सकते हो ये हमारा फर्स्ट फेस है, और इसी P75 में से सेकेंड फेस निकाला गया जिसका नाम दिया गया P75I। आई इंडिकेट करता है इंडिया को। तो P75I के अंदर हमने डिस्कस ये किया कि हम लोग अपने कंट्री के अंदर 6 सबमरीन्स को बनाएंगे, और वो जो 6 सबमरीन्स बनाई जाएंगी, इन सबमरीन्स को बनाने में फ्रांस का नेवल ग्रुप हमारी मदद करेगा। अब आपको पता है कि भारत आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है, हमारा ये इनिशिएटिव चल रहा है, और इसके अंदर में हम लोगों ने जो ये प्रोजेक्ट 75I किया था फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ में, जहाँ पे हम 6 सबमरीन्स को बना रहे हैं, इसमें हमने फ्रांस से ये भी बोल दिया था कि भाई आप सबमरीन्स बना तो रहे हो, लेकिन आपको ये AIP टेक्नोलॉजी हमें देनी होगी। लेकिन फ्रांस ने अब इस AIP टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया है, ये यहाँ पर मुद्दा है। क्लियर हुआ? बाकी जो ये 75I प्रोजेक्ट वाला है, इसके अंदर मैंने आपको बताया 6 सबमरीन्स हम लोग को बनानी है, और वो जो 6 सबमरीन्स हैं वो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। अब ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन क्या होती है ये भी आगे आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा वेट करो, सारी चीज़ आगे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के लिए हमने 43,000 करोड़ रुपए यहाँ पर फ्रांस को थमाए थे कि भाई फ्रांस हमारी मदद करके सबमरीन्स को डेवलप करवाएगा, और फिर हम लोग वो सबमरीन्स को नेवी को दे पाएंगे। क्लियर हुआ? आगे आते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो, इसके ऊपर काफ़ी सारे हिंदी आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं कि PM मोदी को पेरिस यात्रा में एक दिन पहले ही फ्रांस ने दिया बड़ा झटका। वो झटका यही है कि फ्रांस ने इस प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया। अलग करने का मतलब यह है कि फ्रांस ने बोल दिया कि भाई हम यहाँ पर आपको ये वाली AIP टेक्नोलॉजी नहीं दे पाएंगे। क्लियर हुआ? फ्रांसीसी कंपनी नेवल ग्रुप ने मंगलवार को कहा कि वह सरकार के P75I वाला जो प्रोजेक्ट है इसमें हिस्सा लेने में असमर्थ है, और उसकी वजह यहाँ पर यह है कि जो AIP सिस्टम है भारत उसकी मांग कर रहा है कि हम लोग को यह वाला टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकिन ये वाली टेक्नोलॉजी फ्रांस देने को तैयार नहीं है। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। अब समझते हैं ये AIP टेक्नोलॉजी होती क्या है। अब AIP टेक्नोलॉजी को समझने से पहले हमें समझना होगा पनडुब्बी के बारे में, क्योंकि जब तक बेसिक समझ में नहीं आएगा तब तक ऊपर की बिल्डिंग बिल्कुल नहीं बनने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर पनडुब्बी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपको कुछ इस प्रकार से ये पनडुब्बी नज़र आती है ना। ये पानी के अंदर चलती है। अभी आप लोग को ये पानी के थोड़े से ऊपर दिख रही है, चलते चलते फिर ये पानी के अंदर चली जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सबमरीन या फिर पनडुब्बी। अब यहाँ पे आप देख पाओगे पनडुब्बी के अंदर कुछ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस चीज़ के रिगार्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी कि पनडुब्बी जो है समुद्र के गहराई के अंदर चलती है, ये आपको पता है। उसके बाद यहाँ पर देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा यहाँ पे रोल है पनडुब्बियों का, ये भी पता है। दुनिया की सबसे पहली जो पनडुब्बी है वो 1602 ईस्वी में आई थी। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। तो 1602 ईस्वी में सबसे पहली बार यहाँ पर एक डच वैज्ञानिक थे, उन्होंने यहाँ पर इस पनडुब्बी को बनाया था। और पहली सैनिक जो पनडुब्बी है उसका नाम टर्टल है। ठीक है, पहली पनडुब्बी जो बनकर आई थी, पहली सैनिक पनडुब्बी आपको इस प्रकार से दिख रही है, इसका नाम टर्टल है। ये 1775 ईस्वी में बनाई गई थी। ये यहाँ पर कुछ फैक्चुअल सा डेटा है, इंपॉर्टेंट सा डेटा है। फिर उसके बाद यहाँ पर यह बताया गया कि जो हमारा वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 में पनडुब्बियों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था। ये भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है। अब ये पनडुब्बी होती क्या है इसको भी समझते हैं। अब देखो, पनडुब्बियाँ 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है डीजल पनडुब्बी और दूसरी होती है परमाणु पनडुब्बी, या फिर आप कह सकते हो न्यूक्लियर सबमरीन। ठीक है, तो डीजल वाली जिसको हम लोग कन्वेंशनल बोलते हैं और दूसरी यहाँ पर न्यूक्लियर सबमरीन। अब दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं। ये पिक्चर बहुत बेस्ट पिक्चर है, इसमें आपको एक एक इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। देखो, अभी मैंने जो प्रोजेक्ट 75I के बारे में बताया है, यहाँ पे हम लोग 6 पनडुब्बियाँ बना रहे हैं, वो हमारी कौन सी हैं? डीजल वाली हैं। अब इसी के अंदर AIP सिस्टम लगाया जा रहा है, और AIP सिस्टम की मांग कर रहे हैं जो कि फ्रांस नहीं दे रहा है। तो होता क्या है, डीजल सबमरीन और इसमें दूसरी वाली जो हमारी न्यूक्लियर सबमरीन है वो। तो सबमरीन 2 प्रकार की आपने समझ लिया। जो डीजल वाली सबमरीन देखने को मिलती है उसके अंदर डीजल का प्रयोग किया जाता है, ये तो सिंपल सी बात है, आपको नाम से समझ में आ रहा है। लेकिन इस डीजल का प्रयोग करके हम लोग उस सबमरीन की बैटरी को चार्ज करते हैं, और फिर वो बैटरी चार्ज होने के बाद उस एनर्जी से ये सबमरीन हमारी चलती है, सबमरीन फंक्शन करती है। ये हो गया हमारा डीजल पावर सबमरीन। अब जो दूसरे प्रकार की सबमरीन होती है वो होती है न्यूक्लियर पावर सबमरीन। न्यूक्लियर पावर सबमरीन के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पे आप देख पाओगे एनर्जी रेगुलर मिलती रहती है। अब पता है दोनों में डिफरेंस कितना है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है
ये पानी के अंदर ज़्यादा समय तक नहीं रह सकती। इसको 1 सप्ताह में ऊपर आना ही पड़ेगा पानी के सरफेस पर, इस प्रकार से जैसा मैंने दिखाया था पानी के सरफेस पर आना ही पड़ेगा। ठीक है, पानी के सरफेस पर आना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे डीजल को जलाना पड़ेगा। जब डीजल जलेगा तभी बैटरी को चार्ज करेगा, सिंपल सी बात है। अब डीजल को आपको जलाना है तो पानी के अंदर ले जाकर जला नहीं पाओगे, ऊपर आना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा एयर चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए, उसके बेसिस पर डीजल जलेगा, देन बैटरी चार्ज होगी, देन उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये पनडुब्बी चल पाएगी। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन होती है ना, न्यूक्लियर पावर सबमरीन की सबसे खास बात यही है कि ये सबमरीन पानी के अंदर लंबा समय तक रह सकती है। इनफैक्ट महीनों तक यहाँ पर ये पानी के अंदर रह सकती है। तो ये फ़ायदा हम लोगों को न्यूक्लियर पावर सबमरीन के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो डिफरेंस काफ़ी बड़ा है। अभी बहुत कम देशों के पास में न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, भारत के पास में भी एक है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। बट डीजल ये वाली जो सबमरीन है सबके पास में, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ के पास में देखने को मिल जाती है। क्लियर हो गया? इतना आपको समझ में आया कि हाँ, सबमरीन 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है कन्वेंशनल, एक होती है न्यूक्लियर। कन्वेंशनल जहाँ पे डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, न्यूक्लियर के अंदर हम लोग अपनी न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और न्यूक्लियर वाली थोड़ी सी बेस्ट होती है एज़ कम्पेयर टू द कन्वेंशनल। ये भी क्लियर हुआ। अब आते हैं मेजर टॉपिक के ऊपर कि भाई ये AIP सिस्टम जो है ये कौन सी पनडुब्बी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसका यूज़ है, तो इसको समझते हैं। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, नाम से पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर हवा की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जो डीजल वाली पनडुब्बी है उसको सतह पर आना पड़ रहा है, उस डीजल को जलाने के बाद में वो बैटरी चार्ज हो पा रही है। लेकिन जब इस डीजल सबमरीन के अंदर ये AIP सिस्टम लगा दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, ये जो सबमरीन है ये पानी के अंदर लंबे समय तक रह सकती है। जैसे हमारी न्यूक्लियर पावर सबमरीन लंबे समय तक पानी में रहती है ना, उसी प्रकार से ये भी पानी में लंबे समय तक रह सकती है। इस AIP सिस्टम का यूज़ करके हमें एयर की रिक्वायरमेंट इतनी पड़ेगी नहीं, हम एयर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और अंदर ही एनर्जी को जनरेट कर पाएंगे और हमारी पनडुब्बी लंबे समय तक पानी के अंदर रह पाएगी। ये है AIP सिस्टम, तो अपने आप में एक बेस्ट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अब आते हैं AIP सिस्टम की डिटेल्स के ऊपर कि अगर कुछ लिखने को आया तो कैसे लिखना होगा, है ना। तो AIP टेक्नोलॉजी है कन्वेंशनल और नॉन न्यूक्लियर सबमरीन के लिए। वो आप समझ चुके हो कि कन्वेंशनल या फिर नॉन न्यूक्लियर सबमरीन कौन सी होती हैं, ठीक है, जो कि पानी में लंबे समय तक नहीं रह पाती। अभी हमने इसको डिस्कस किया। अब जो सबमरीन्स होती है वो 2 प्रकार की होती हैं, ये भी आपने समझ लिया अच्छे से, कन्वेंशनल और न्यूक्लियर होती हैं। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट बोलता है जो ये कन्वेंशनल सबमरीन है यहाँ पे डीजल इलेक्ट्रिक इंजन का इस्तेमाल होता है, ये भी आपको क्लियर है। ठीक है, और इस डीजल इलेक्ट्रिक इंजन को इस्तेमाल करने का एक डिसएडवांटेज ये देखने को मिलता है कि भाई बार बार पनडुब्बी को सरफेस पर यानी सतह पर आना पड़ता है ताकि एक एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मिले और फिर हम लोग उस फ्यूल को जलाकर बैटरी चार्ज कर पाएं, है ना। ये हमने समझ लिया। अब अगर इसी सबमरीन के अंदर AIP सिस्टम को फिट कर दिया जाए तो क्या होगा, AIP सिस्टम को फिट कर देंगे तो भाई सबमरीन को ऑक्सीजन की जो ज़रूरत पड़ेगी वो हफ्ते में 1 बार पड़ेगी, मतलब बहुत कम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, एयर इंडिपेंडेंट वो हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, हम लोग लंबे समय तक अपनी इस डीजल वाली पनडुब्बी को भी समुद्र के अंदर रख पाएंगे। क्लियर हुआ। अब AIP सिस्टम के फ़ायदे क्या देखने को मिलेंगे, क्या क्या एडवांटेजेस इसके हो सकते हैं। तो AIP सिस्टम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के लिए बनाया गया, ये भी आपने समझ लिया है। इससे पहला फ़ायदा ये होगा कि भाई आप लंबे समय तक पानी के अंदर अपनी सबमरीन को डुबो के रखोगे, है ना, और सबमरीन के अंदर और जो उसकी जो पावर है वो बढ़ जाएगी, आराम से वो पानी के अंदर रह सकती है, कोई तकलीफ नहीं होगी। प्लस यहाँ पे जो ये AIP टेक्नोलॉजी है इसकी वजह से मैंने आपको बता दिया, देखो वही सेम पॉइंट है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी उसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करें तो जितनी भी हमारे पास कन्वेंशनल सबमरीन्स होती हैं इनको सरफेस पर आना पड़ता है अपने जनरेटर को यूज़ करके अपने बैटरी को रिचार्ज करने के लिए, है ना। लेकिन जब ये सरफेस पर आएंगी तो इनको आराम से डिटेक्ट किया जा सकता है कि भाई ये सबमरीन दिख रही है दूर से, तो दुश्मन यहाँ पे हमला भी कर सकता है। तो यहाँ पर सबमरीन का कोई फ़ायदा हुआ नहीं कि सबमरीन बार बार बाहर आ रही है, उसको डिटेक्ट कर लिया जाएगा आराम से। सबमरीन का बेस्ट फ़ायदा वही है कि सबमरीन पानी के अंदर है, किसी के पकड़ में ना आए और हम लोग यहाँ पर दुश्मन की आराम से खैर ले सकें। तो सबमरीन यहाँ पर ये इस प्रकार से काम करती है। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको काफ़ी आराम से समझ गए होंगे। तो अभी यहाँ पर जो AIP सिस्टम है इसमें बहुत आराम से क्या होगा, लंबे समय तक सबमरीन जो है वो पानी के अंदर रह पाएगी। तो ये तो हो गए इसके फ़ायदे। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस यानी नुकसान के ऊपर। अब मान लो यहाँ पर इस AIP सिस्टम को इंस्टॉल किया, तो इस AIP सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे जगह और लगेगा और जो बोट है उसकी लेंथ और वेट दोनों यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे जो सबमरीन की यूनिट कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी 10%। से ऑब्वियस ही बात है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लगा रहे हो तो यहाँ पर उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाने वाली है। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन यह है कि इंडिया के पास कौन कौन सी सबमरीन हैं। तो इंडिया के पास आज के टाइम पर 16
कन्वेंशनल सबमरीन है जिसको हम लोग डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बोलते हैं, जो कि एस के क्लासिफाइड सबमरीन्स हैं। और इसी में हमने P-75 के अंदर 2 सबमरीन और हमारे पास आएंगी, उसके बाद ये 16 के बाद 18 सबमरीन्स हो जाएंगी। ठीक है, अब ये एस के क्या होता है तो आप लोग देख पाओगे डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती हैं। और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स क्या होती हैं ये आपको पता ही है, मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। फिर उसके बाद दूसरे प्रकार की सबमरीन भारत के पास में है। भारत के पास में 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन्स आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसको हम लोग SSBN बोलते हैं। SSBN मतलब सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर। तो ये वाला SSBN वाली आपको यहाँ पर ये वाली आपको देखने को मिल जाएंगी। भारत के पास 2 हैं। ठीक है, अरिहंत और 3 और SSBN आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह में आप ये चल रही हैं। फिर उसके बाद जो P-75I वाला प्रोजेक्ट है, जैसे यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ या फिर कंप्लीट होता है, अभी आने वाले टाइम पर प्रॉपर्ली कंप्लीट होगा, इसके थ्रू हमारे पास जो पूरी की पूरी 6 सबमरीन्स आ जाएंगी। अभी क्या है ना, P-75I के ऊपर काम चल रहा है, इसमें से 4 सबमरीन्स ऑलरेडी आ चुके हैं, 2 सबमरीन 2023 तक आएंगे। जो हमारे पास सारी सबमरीन आ जाएंगी तो भारत के पास जो है कैपेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको समझ गए होंगे काफ़ी अच्छे से। अब यूपीएससी ने 2016 में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया था। देखो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सबमरीन जैसे चर्चा में है, ठीक है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होगी, कन्वेंशनल सबमरीन होगी, तो इसको लेकर क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ INS अस्त्रधारिणी। जो INS अस्त्रधारिणी है इसको लेकर कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल बेस्ट है, इससे मैच होता हुआ नजर आता है। तो INS अस्त्रधारिणी से जो स्टेटमेंट मैच होता है वो है C, टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल, ये देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख पाओगे INS अस्त्रधारिणी, ये 2016 के अंदर चर्चा में था, ये मैंने आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी है। बाकी मैंने आपको बताया कि भाई भारत इतना काम कर क्यों रहा है, इतनी सारी सबमरीन्स डेवलप कर रहे हैं और भी सबमरीन्स बना रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो चीन है, चीन को टैकल करना है। जो चाइना है, चाइना की 420 जो है उससे निपटने के लिए हमने प्रोजेक्ट 75 को लेकर आए थे। चीन के पास अभी भी आप देख पाओगे लगभग 350 वॉरशिप हैं। उसका टारगेट यह है कि 2030 तक हम इन वॉरशिप को 420 तक कर सकें। वॉरशिप यहाँ पे जो जहाज़ हैं, जो कि लड़ाकू जहाज़ हैं, उनको हम 420 तक कर सकें, ये यहाँ पर इनका फोकस है। प्लस हिंद महासागर में जो चीन है उसकी घुसपैठ यहाँ पर देखने को मिलती है, तो उस घुसपैठ को रोकने के लिए यहाँ पर भारत अपनी नेवी को मजबूत करना चाहता है। तो भारत को इसलिए सबमरीन्स की ज़रूरत है ताकि हम लोग अपने दुश्मन को वहाँ से भगा सकें। प्लस इंडियन नेवी ने इसी चक्कर में प्रोजेक्ट 75 को लेकर आया, जहाँ पे हमारा फोकस ये है कि हम लोग कुछ अटैक वाली सबमरीन्स को लेकर आएँ, जिसका एक मेजर फोकस रहेगा कि हम लोग चाइना को भी टैकल कर पाएँ। क्लियर हुआ? तो ये सबमरीन्स को लेकर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। बाकी मैं आप लोगों को बता दूँ, सबमरीन्स के बारे में चर्चा होती है तो भारत के पास में भी काफ़ी सारी सबमरीन्स हैं। ठीक है, जैसे कि हमने फ्रांस की मदद से कलवरी क्लास की सबमरीन्स बनाई हैं, INS कलवरी, INS खंदेरी। उसके बाद जर्मनी की मदद से हम लोगों ने शिशुमार क्लास की सबमरीन्स बनाई हैं। रशिया की मदद से हमने सिंधुकोश क्लास की सबमरीन्स बनाई हैं। तो ये अलग अलग सबमरीन्स भारत के अंदर देखने को मिल जाती हैं। बाकी प्रोजेक्ट 75 और 75I क्या है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। 75I का मतलब है 75I इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको एक एक इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है तो फटाफट वीडियो के ऊपर लाइक का बटन है जो दबा दो और यहाँ पर आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक हम लोग इंटरनेशनल मुद्दे को कवर करेंगे और वो इंटरनेशनल मुद्दा यहाँ पर रिलेट होने वाला है ट्रांसनिस्ट्रिया से। ये ट्रांसनिस्ट्रिया जो है ये एक जगह आपको देखने को मिल जाएगी या फिर एक कंट्री है जिसके बारे में आपने सुना नहीं होगा। इसको बहुत सारे देश एज अ कंट्री रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं। तो ये जो ट्रांसनिस्ट्रिया है इसको मतलब किसी ने कंट्री रिकग्नाइज नहीं किया। इनफैक्ट रशिया ने भी इसको कोई देश अलग से नहीं माना है, लेकिन ये चर्चा में आ चुका है। तो इसका इतिहास समझते हैं, कैसे ये कंट्री बनकर निकल कर आया। ठीक है, इसको यहाँ पर रशिया ने कंट्री वैसे बना रखा है अलग से। यहाँ पे जो लोग हैं वो रशिया के फेवर में रहते हैं, बहुत छोटा सा हिस्सा यहाँ पर ये निकला हुआ है। ठीक है, ट्रांसनिस्ट्रिया ये इसका नाम है। तो रशिया यूक्रेन के वॉर में ट्रांसनिस्ट्रिया चर्चा में आ चुका है। आप लोग देख पाओगे बोला जा रहा है इस रशिया यूक्रेन के वॉर में हो सकता है ट्रांसनिस्ट्रिया जो देश है इसको भी खींच लिया जाए बाहर और इसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इसको भी इन्वॉल्व कर लिया जाए। इसी चक्कर में आर्टिकल डिटेल से आपके देख पाओगे, द हिंदू ने पब्लिश किया है। ट्रांसनिस्ट्रिया क्या है, उसके बाद यहाँ पर इसका पॉलिटिकल मेकअप कैसे हुआ, न्यूज़ में क्यों है, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं हम लोग मैप को। तो इस मैप में आपको यहाँ पर यूक्रेन नज़र आएगा, यूक्रेन के उधर जाओगे तो आपको उधर रशिया नज़र आएगा। अब यूक्रेन से एक कंट्री बॉर्डर शेयर करती है जिसका नाम है मोल्दोवा, है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यह है मोल्दोवा। अब मोल्दोवा इधर तो है, छोटी सी देश है।
मोल्दोवा यूक्रेन के बीच में जो ये पट्टी सी नज़र आ रही है येलो कलर की, यही है ट्रांसनिस्ट्रिया। ठीक है, तो आपने पहले तो सुना नहीं होगा या फिर बहुत से लोगों ने सुना भी होगा, तो आप देख पाओगे कहीं पर इसको लेकर रिकग्निशन नहीं है, लेकिन जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो अलग से इसको एज अ अलग कंट्री की तरह देखा जा रहा है। इनके अपना फ्लैग है, नेशनल एंथम है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आगे चलते चलते डिस्कस करते करते मैं आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा। तो ये ट्रांसनिस्ट्रिया, ये वाला देश आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आज के टाइम पर हो क्या रहा है, जो ये ट्रांसनिस्ट्रिया है इस पर बहुत सारे टेंशन्स क्रिएट हो रहे हैं। इधर यूक्रेन हुआ, इधर मोल्दोवा हुआ, और इधर जो ये रेड कलर की पट्टी है ये पूरा का पूरा ट्रांसनिस्ट्रिया हो गया। इस पूरे पिक्चर को मैंने जूम कर दिया है। अब एक एक करके हम लोग थोड़ा सा समझेंगे ट्रांसनिस्ट्रिया की हिस्ट्री क्या रही है, क्योंकि यही जो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है ना, वही सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख पाओगे कॉपी पेस्ट कर दी गई हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया को हम लोग बोलते हैं कि भाई ये सोवियत यूनियन के टाइम से निकल कर आया है। ट्रांसनिस्ट्रिया को एक इंडिपेंडेंट एरिया डिक्लेयर कर दिया गया था, यानी कि मोल्दोवा से तोड़कर उसको एक इंडिपेंडेंट एरिया डिक्लेयर कर दिया गया था सोवियत यूनियन के थ्रू। आपको पता होगा जो आज के टाइम पर रशिया है, पहले ये यूएसएसआर हुआ करता था। ठीक है, यूएसएसआर 1991 में टूट गया था, उसके बाद ये 15 देश निकल कर आए थे, जिसमें रशिया और बाकी सारे देश निकल कर आए थे। तो मोल्दोवा में से ही उसी समय पर एक हिस्सा छोटा सा निकाल दिया गया था, वो था ट्रांसनिस्ट्रिया। उसको एक इंडिपेंडेंट जगह बना दिया गया था। अब जो भी ये मोल्दोवन ट्रूप्स हैं, ठीक है, यानी मोल्दोवा के जो भी सोल्जर्स थे, इन्होंने काफ़ी कोशिश करी कि अपने टेरिटरी को वापस ले लें, और इसको लेकर एक छोटा सा लड़ाई हुई कब 1990 से लेकर 1992 के बीच में। लेकिन उस टाइम पे भी क्या हुआ, ये जीत नहीं पाए, और ट्रांसनिस्ट्रिया यहाँ पर आप कह सकते हो अपने आप को बचा नहीं पाया। इनफैक्ट यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा देश है वो मतलब सॉरी जो जगह है वो अलग से इंडिपेंडेंट बना दी गई, और रशियन सोल्जर ने यहाँ पर इसको पूरी जगह को एक अलग इंडिपेंडेंट जगह घोषित कर दिया। ठीक है, तब से ये जो ट्रांसनिस्ट्रिया है ये मोल्दोवा के कंट्रोल से बाहर है, और ये ट्रांसनिस्ट्रिया अलग से एक एरिया माना जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे जो बहुत सारे देश हैं करेंट टाइम पे, वो यहाँ पर देखते हैं कि भाई ये मोल्दोवा का पार्ट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं ये मोल्दोवा का पार्ट नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर इसको रिकग्नाइज करते हैं कि एक इंडिपेंडेंट हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे कंट्री के थ्रू इसको इंडिपेंडेंट हिस्सा रिकग्नाइज नहीं भी किया जाता है। इवन कभी कभी रशिया यहाँ पर देखने को मिलता है कि वो उसको इंडिपेंडेंट नहीं बोलता है, लेकिन ये एरिया अलग से आपको देखने को मिल जाएगा। अब हुआ क्या है ना, यहाँ पर जब इसको अलग किया गया था तब से यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। जो ज़्यादातर ट्रांसनिस्ट्रियंस हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनके पास में डुअल सिटीजनशिप है। इनफैक्ट ट्रिपल सिटीजनशिप भी है वहाँ पर। अब डुअल सिटीजनशिप किस किस की होगी, यानी एक सिटीजनशिप रशिया के लिए रखी है उन्होंने, और दूसरी सिटीजन ट्रांसनिस्ट्रिया के लिए रखी है अपने कंट्री की। और कुछ लोगों के पास में ट्रिपल सिटीजनशिप है। ट्रिपल सिटीजनशिप का मतलब एक सिटीजनशिप उन्होंने रशिया के लिए रखी है, एक ट्रांसनिस्ट्रिया की और एक मोल्दोवा के लिए रखी है, यानी तीनों अलग अलग एरिया के सिटीजनशिप को ले रखा है। यहाँ पे बोला गया जो इनकी इकॉनमी यानी ट्रांसनिस्ट्रिया की जो इकॉनमी है वो डिपेंडेंट है रशिया के सब्सिडीज़ के ऊपर। रशिया काफ़ी सारा सब्सिडी देता है इनको, प्लस फ्री में गैस देता है, तो रशिया के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है ये लोग। हालांकि ट्रांसनिस्ट्रिया की अपनी खुद की सरकार है जो कि प्रो रशियन है, रशिया के फेवर में बात करती है। प्लस उसके बाद यहाँ पर इनकी खुद की पार्लियामेंट है, आर्म्ड फोर्सेस हैं, संविधान है, फ्लैग है, एंथम है, सब चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट जब आप लोग गूगल पर जाकर ट्रांसनिस्ट्रिया टाइप करोगे तो आपको विकीपीडिया का पेज ओपन होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे ट्रांसनिस्ट्रिया ऑफिशियली एक अलग से इंडिपेंडेंट एरिया घोषित किया हुआ एरिया है। ठीक है, ये एक वॉर हुई थी उसमें यहाँ पर अलग से एरिया बन चुका था, मैंने आपको बताया। ट्रांसनिस्ट्रिया की जो कैपिटल और लार्जेस्ट शहर है वो तिरास्पोल, आपको ये सबसे बड़ा शहर देखने को मिल जाता है। बाकी इनका फ्लैग कुछ इस प्रकार से, ये रेड कलर का जो फ्लैग देख रहे हो ये ट्रांसनिस्ट्रिया का फ्लैग है, ये आप देख पाओगे। उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इनका नेशनल एंथम, ये देखो नेशनल एंथम यहाँ पे अपलोडेड है, ये पूरा अपलोड है विकीपीडिया के ऊपर। ये पूरा का पूरा मैप यहाँ पर दे रखा है। कैपिटल तिरास्पोल ये दे रखी है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है, तो रशियन बोली जाती है, मोल्दोवन और यूक्रेनियन भी बोली जाती है, यहाँ पर ये मेंशन किया गया। ठीक है, बाकी कौन कौन से लोग रहते हैं, तो काफ़ी सारे कंट्रीज़ का आप लोग देख पाओगे यहाँ पर एथनिक लोग रहते हैं, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। अब होता क्या है, 2006 में इस ट्रांसनिस्ट्रिया के अंदर एक रेफरेंडम होता है, या फिर आप कह सकते हो एक वोटिंग होती है। अब इस वोटिंग के टाइम पर जो 97% से ज़्यादा ट्रांसनिस्ट्रियंस थे, इन्होंने यहाँ पर वोट इसलिए किया कि हम लोग रशिया के साथ में जुड़ना चाहते हैं। तो 97% से ज़्यादा ट्रांसनिस्ट्रियन ने वोट किया कि हम लोग रशिया के साथ ऐड होंगे। ठीक है, तो तभी से आप देख पाओगे आज के टाइम पर जो ट्रांसनिस्ट्रिया के अंदर लोग हैं वो यहाँ पर प्रो रशियन आपको देखने को मिलते हैं, और इसी चक्कर में ये अलग से एक इंडिपेंडेंट एरिया आज के टाइम पर देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ, आपको इसका इतिहास समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन यह है कि रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो इस वॉर में ट्रांसनिस्ट्रिया ये जो जगह है या फिर एक इंडिपेंडेंट एरिया है, ये रशिया की बहुत बेहतरीन तरीके से हेल्प कर सकता है।
तो अभी ट्रांसनिस्ट्रिया का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है रशिया के लिए। वो इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है इसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ट्रांसनिस्ट्रिया की जो लोकेशन है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। रशिया का जो नेक्स्ट पड़ाव होगा यूक्रेन के ऊपर जो वॉर करना है, वो इस वाले एरिया में से रशिया अटैक कर सकता है यूक्रेन के ऊपर। फिर उसके बाद यहाँ पे ये बताया गया, ये जो देखो आज के टाइम पर डर है वेस्टर्न कंट्रीज़ का, उसके बाद यहाँ पर यूक्रेन का, वो ये है कि भाई ट्रांसनिस्ट्रिया का इस्तेमाल ना करने लगे कहीं रशिया। अगर रशिया ट्रांसनिस्ट्रिया का इस्तेमाल करता है तो और ज़्यादा यहाँ पर बड़े स्केल पर तबाही मचा सकता है यूक्रेन के अंदर में। उसके साथ साथ यहाँ पर मेंशन ये भी किया गया, अगर रशिया सक्सेसफुल हो जाए किसके अंदर, ब्लैक सी पोर्ट को कनेक्ट कर दे ट्रांसनिस्ट्रिया से, तो यूक्रेन के अंदर बवाल मच सकता है। वो कैसे, तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। एक मैप मैंने लगाया है, ये मैप कहाँ गया यार, हाँ अच्छा ये वाला मैप है, इस वाले मैप को समझते हैं। देखो जब आप लोग इस वाले मैप को देखते हो, एक सेकंड, ये रहा यूक्रेन, ये रहा मोल्दोवा, इसके बीच में ट्रांसनिस्ट्रिया। यूक्रेन के उधर जाओगे तो उधर रशिया आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये ट्रांसनिस्ट्रिया की सबसे बड़ा शहर तिरास्पोल, इसकी कैपिटल। तो कहना यह है कि ये जो पोर्ट है ओडिशा वाला, अगर हम लोग इसको कनेक्ट कर दें ऐसे, ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर दें, और ये वाली जो जगह है, मतलब कि ये जगह को भी यहाँ पर रशिया पूरी तरह से अपने अंडर में ले ले, तो इससे क्या हो सकता है, इससे बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। बवाल ये हो सकता है यूक्रेन एक लैंड लॉक कंट्री बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से ब्लैक सी की तरफ तो यहाँ पे पूरी तरह से कंट्रोल है ही रशिया का, उसके बाद इस वाले एरिया में भी कंट्रोल हो जाएगा। तो यूक्रेन एक लैंड लॉक कंट्री बन सकता है। ये यूक्रेन के लिए एक सबसे बड़ा कंसर्न पैदा हो सकता है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और ट्रांसनिस्ट्रिया ऐसे रशिया के लिए हेल्पफुल हो सकता है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। अब अच्छा आर्टिकल यहीं पे ख़त्म हो जाता है कोई बात नहीं। तो ये आर्टिकल यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। वैसे इसका इंपॉर्टेंस क्या है मैंने आपको ये समझाना था, और यहाँ पे आई होप आप लोग इसको समझ भी गए होंगे। बाकी इस पिक्चर में सारी इन्फॉर्मेशन मिली हुई है। इस पूरे एरिया के अंदर कितनी आबादी है, पॉपुलेशन 4,70,000 के आसपास है। एरिया जो है 4,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। ये एरिया अलग हो गया था 2006 में, यहाँ पर रेफरेंडम हुआ जहाँ पे 97% ने रशिया के फेवर में वोटिंग करी है, इसको हमने डिस्कस किया। और ये एरिया 1991 से लेकर 1992 में अलग कर दिया गया था मोल्दोवा में से, तो मोल्दोवा का ही एक हिस्सा यहाँ पे निकाल दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो लोग हैं वो अलग से अपने आप को एक तरीके से मानने लगे हैं, एक तरीके से अलग से इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह वो देखा जा रहा है। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल भी बहुत ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट होने वाला है, खासकर हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 पॉलिटी से रिलेट कर पाओगे। आपने काफ़ी बार चर्चा की है और आप लोग काफ़ी बार क्वेश्चन ही पूछते हो सेडिशन लॉ के बारे में बता दो। तो सेडिशन लॉ यहाँ पे चर्चा में आ चुका है फिर से। जो देशद्रोह का ये कानून है, ये क्यों है चर्चा में, इसका इंपॉर्टेंस क्या है इसके नुकसान, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, क्योंकि हमारा ये एनालिसिस ही 360 डिग्री एनालिसिस कहलाता है। तो बेसिक्स पहले क्या है, तो बेसिक मुद्दा यहाँ पर यह है कि सरकार ने अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइम और मांगा है इसके ऊपर विचार करने के लिए। देखो सुप्रीम कोर्ट सरकार से ये कह रही है कि भाई जो ये सेडिशन लॉ है इसको हटा दो ना, ये पुराने ज़माने का लॉ है, अंग्रेज़ों के टाइम का है, अंग्रेज़ लेकर आए, अंग्रेज़ अपने ऊपर इसको अप्लाई नहीं करते, उन्होंने हटा दिया, तो इंडिया को भी हटा देना चाहिए, है ना। तो इस चीज़ को लेकर जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक तरीके से अभी बातचीत कर रही है। गवर्नमेंट ने थोड़ा सा टाइम मांगा है, थोड़ा टाइम मांगने के साथ साथ यहाँ पर उसके बाद में वो जवाब देगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हमारी सरकार कुछ इन्फॉर्मेशन देगी सुप्रीम कोर्ट को कि करना क्या है सेडिशन लॉ के साथ में। इसी वजह से ये चर्चा में आया, ठीक है। तो आप देख पाओगे सेंटर ने यहाँ पे थोड़ा सा समय और मांगा है सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद ही हम लोग इसको लेकर रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। जो भी पिटीशन आए हैं इस सेडिशन लॉ को चैलेंज किया जा रहा है, तो बाद में हम लोग यहाँ पर इसको टैकल कर पाएंगे। तो इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, पूरा आर्टिकल लगा दिया गया है, चाहो तो रीड कर सकते हो, लेकिन आगे मैंने कॉपी पेस्ट भी कर दिया है। डिटेल्स के ऊपर आते हैं। डिटेल्स में क्या है, देखो होता क्या है, साल 2021 के अंदर जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एन वी रमन साहब, ये यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं कि भाई एक सेडिशन लॉ यानी देशद्रोह का कानून जो आप लोग लेकर आए हो, जिसको सेडिशन लॉ यहाँ पर बोल रहे हो, अब ये जो सेडिशन लॉ है ये पुराने ज़माने का है, अंग्रेज़ लेकर आए थे, अंग्रेज़ों ने इसको इस्तेमाल किया। अंग्रेज़ों ने इस सेडिशन लॉ का इस्तेमाल करके महात्मा गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक जी हैं, इनको अरेस्ट किया था, ठीक है। इनके ऊपर ये सेडिशन के चार्जेस लगाए थे, जिसके बेसिस पर आज का थंबनेल आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बावजूद भी यहाँ पे इंडिया उसके बाद आज़ाद हुआ और आज तक वो सेडिशन के लॉ कंट्री के अंदर देखने को मिल रहे हैं, कंट्री के अंदर सेडिशन के लॉ यूज़ किए जा रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि इसका मिसयूज़ भी बहुत होता है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो उन्होंने ये बोला कि भाई इसका मिसयूज़ भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसको हटा क्यों ना दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको लेकर भी डाले गए हैं, बहुत सारी याचिका यहाँ पे डाली गई हैं कि इस सेडिशन लॉ को हटा दिया जाए, सेडिशन लॉ को यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है।
अब सेडिशन लॉ है क्या, पहले इसके डिटेल्स को जानते हैं क्योंकि आपसे डेफिनेटली इसको लेकर क्वेश्चन बन सकता है। बैकग्राउंड के अंदर देखें तो सेडिशन लॉ को सबसे पहली बार लाया गया था 17th सेंचुरी के अंदर, तो 17वीं सेंचुरी के अंदर इसको लेकर आए। ठीक है, अब जो लॉ मेकर्स थे उनका मानना यह था कि उस समय पर जो सरकार हुआ करती थी तो सरकार के रिगार्डिंग सभी लोगों के जो ओपिनियंस है वो अच्छे ओपिनियंस होने चाहिए। अगर कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर कोई बैड ओपिनियन रखता है उससे सरकार खतरे में पड़ सकती है ना। तो इस चक्कर में ये लोग सेडिशन के लॉ लेकर आए, मतलब कि अगर कोई सरकार के अगेंस्ट में बोल दे तो फिर उसके ऊपर ये देशद्रोह के चार्जेस लगाकर उसको कस्टडी में डाल दिया जाए। इस प्रकार से यहाँ पर ये चीज़ें सेट करके अंग्रेज इस लॉ को लेकर आए। अब ये जो लॉ है इसको ओरिजिनली ड्राफ्ट कर दिया गया था, मतलब पूरा तरीके से लाया गया 1837 में बाय थॉमस मैकले के थ्रू। एक ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन थे जिन्होंने यहाँ पर इसको लाए। फिर उसके बाद 1837 के बाद भी इंडियन पीनल कोड के अंदर जब इसको मेंशन किया गया तो वो था समय 1870 का, क्योंकि 1860 में 1860 में इंडियन पीनल कोड आ चुका था हमारे पास। ठीक है, इंडियन पीनल कोड आपको पता होगा आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में। आईपीसी के अंदर यहाँ पे सज़ा मेंशनड है। ठीक है, सज़ा को डिफाइन किया गया कि भाई इस क्राइम की क्या क्या सज़ा है उसको डिफाइन किया गया है। सीआरपीसी बोलता है कि भाई क्या क्या प्रोसीजर होना चाहिए वो सज़ा देने का, है ना। तो आईपीसी को लाया गया 1860 में, और जो हमारा सेडिशन वाला लॉ था इसको हमने आईपीसी के सेक्शन 124A के अंदर में डाल दिया 1870 के आसपास। तो 1870 में इस सेक्शन 124A को आईपीसी के अंदर डाल दिया गया, और जब इसको डाला था तो एक अमेंडमेंट के माध्यम से डाला था। उस अमेंडमेंट को लाया गया था सर जेम्स स्टीफन के थ्रू। इन्होंने यहाँ पर बोला कि बिल्कुल कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं और यहाँ पे हम लोग को कुछ ऐसे ऑफेंसेस को टैकल करना चाहिए, उसके बेसिस पर सेक्शन 124A होना चाहिए। तो ये इस लॉ को लेकर आ गए। और आज के टाइम पर बात करें जो सेडिशन है, सेडिशन अपने आप में क्राइम है। ठीक है, ये कहाँ पे मेंशन्ड है, अगेन आज भी आप लोग को इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 124A के अंदर में ये देखने को मिल जाएगा। तो सेडिशन एक क्राइम है, एक अपराध है। अगर आप लोग यहाँ पर कुछ बोलते हो, ठीक है, तो सरकार के अगेंस्ट में डिसअफेक्शन फैलाते हो, नफरत फैलाते हो, हेट्रेड फैलाते हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके ऊपर देशद्रोह के चार्जेस लग सकते हैं। तो अब ये जो सेक्शन 124A है ये क्या बोलता है एग्जैक्टली, यहाँ पे क्या वर्डिंग्स लिखी हुई हैं इसको समझते हैं। तो आईपीसी का सेक्शन 124A बोलता है कि सेडिशन यानी जो ये देशद्रोह है ये एक ऑफेंस है, ये एक अपराध है। कब अपराध है, जब एक व्यक्ति बोलकर, लिखकर और रिटन करके, मतलब लिखकर अपने वर्ड्स के थ्रू या साइन करके या अपना एक विजिबल रिप्रेजेंटेशन देके या फिर किसी और तरीके से सरकार के अगेंस्ट में डिसअफेक्शन फैलाता है, हेट्रेड फैलाता है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर देशद्रोह के चार्जेस लगाए जा सकते हैं। सरकार के प्रति डिसलॉयल्टी दिखाता है या सरकार के प्रति यहाँ पर दुश्मनी को बढ़ावा देता है तो उसके ऊपर ये सेडिशन के चार्जेस लग सकते हैं। ये यहाँ पर देशद्रोह वाले कानून में लिखा गया है। नाउ क्वेश्चन ये है, मान लो यहाँ पर किसी व्यक्ति ने काम कर दिया, अब उसके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लग गए तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो बेसिकली यहाँ पर ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। सबसे पहली चीज़ नोट डाउन करने की है, नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब है कि अगर यहाँ पर सेडिशन के चार्जेस लग जाते हैं तो आप कितनी कोशिश कर लो आपको बेल नहीं मिलने वाली है, आप यहाँ पे छूटने वाले नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे पूरी प्रॉपरली कस्टडी के अंदर रखा जाएगा, पूरी तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चलेगी। प्लस यहाँ पे जो पनिशमेंट है, ये पनिशमेंट जो है अंडर सेक्शन 124A के अंदर में वो यहाँ पर 3 साल की भी है। 3 साल को बढ़ाया भी जा सकता है, 3 साल को बढ़ाकर उम्र कैद की सज़ा भी दी जा सकती है। प्लस यहाँ पे सज़ा के साथ साथ फाइन भी ऐड किया जा सकता है उस व्यक्ति के ऊपर में। फिर उसके बाद मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसको इस लॉ के अंदर में चार्ज कर लिया गया, सेडिशन के चार्जेस उसके ऊपर लग गए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो गवर्नमेंट जॉब के आसपास भी नहीं भटक सकता। प्लस उसके बाद यहाँ पर उसको कोई पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा। प्लस यहाँ पर जब जब कोर्ट उसको बुलाएगा तब तक कोर्ट के अंदर उसको अवेलेबल होना पड़ेगा, यानी कि जान को आफत हो जाएगी अगर किसी के ऊपर भी ये सेडिशन के चार्जेस लग जाते हैं तो। देन अब यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है, यहाँ पर क्वेश्चन ये है सेडिशन चार्जेस के अंदर इश्यूज़ क्या देखने को मिलता है, दिक्कत क्या है। यहाँ पर इंपॉर्टेंस लिख दिया है बट यहाँ पर इश्यूज़ इसको देख सकते हो। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, इसको प्रॉब्लम्स में बदल सकते हो, इसको इंपॉर्टेंस मैंने लिखा रहने दिया है। ठीक है, गलती हो गई, यहाँ पर प्रॉब्लम लिख सकते हो। पहली चीज़ यहाँ पर ये कॉलोनियल एरा का रेलिक है, मतलब कि अंग्रेज़ यूज़ क्या करते थे और अंग्रेज़ यहाँ पर छोड़ गए, वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अंग्रेज़ों ने यहाँ पे अपने यहाँ से ख़त्म कर दिया लेकिन हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इस सेडिशन का। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पर लोकमान्य तिलक जी हुए, महात्मा गांधी जी हुए, जवाहरलाल नेहरू जी, भगत सिंह जी, यहाँ पर ये कुछ लोग थे, फ्रीडम फाइटर्स थे। फ्रीडम मूवमेंट के तौर पर यहाँ पे क्या हुआ, इनके ऊपर ये सेडिशन के चार्जेस लगाए गए। और आज के टाइम पर
ये सेडिशन के चार्जेस का लगातार यूज़ होता है, जिसकी वजह से हम लोग को ये पूरा अंग्रेज़ों का टाइम की याद दिलाता है, कॉलोनियल एरा के यहाँ पर याद दिलाता है। तो इस वजह से इसको हटा देना चाहिए। दूसरा यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम है स्टैंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये अग्री नहीं करती, ये नहीं चाहती कि भाई सेडिशन को हमारे संविधान के अंदर लागू किया जाए, हमारे संविधान के अंदर सेडिशन होना चाहिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं चाहती थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को पता है कि अगर ये सेडिशन के चार्जेस लगते हैं तो इससे क्या होगा, लोगों के पास जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19 के अंदर लोगों के पास में जो बोलने का हक है, ठीक है, वो यहाँ पर लोग खो सकते हैं। अगर कुछ बोलते भी हैं तो इससे क्या होगा, उनके ऊपर सरकार सेडिशन के चार्जेस लगा सकती है और सेडिशन का मिसयूज़ हो सकता है। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये भी बोला कि देखो लोगों के पास में काफ़ी सारे हक हैं, लोगों के पास में फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन। उसके साथ साथ दूसरे यहाँ पर लोगों के पास राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट का, कि हम सरकार के अगेंस्ट में प्रदर्शन कर सकते हैं अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो। लेकिन सेडिशन के चार्जेस कुछ ऐसे चार्जेस हैं जो कि यहाँ पे प्रोटेस्ट को भी रोक सकते हैं। जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो भी यहाँ पे लोगों के पास में खत्म हो सकता है। अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसके ऊपर भी यहाँ पर मिसयूज़ तरीके से सेडिशन के चार्जेस लगाए जा सकते हैं। इसी चक्कर में सेडिशन को हटा देना चाहिए, ये यहाँ पर हमारे कुछ आर्गूमेंट्स देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल भी होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग जानेंगे वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स के बारे में, खासकर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। तो ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 आ चुका है। इसको मैं द हिंदू के वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, बट ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा सुपर इंपॉर्टेंट है। इस चक्कर में इस वीडियो के अंदर भी यहाँ पर इसको मैं कवर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग ये ना कह सको कि हाँ एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जिसको इसके अंदर नहीं कवर किया। ठीक है, इस चक्कर में जो बहुत ही अल्टीमेट आर्टिकल्स होते हैं उसको मैं यहाँ पे दोनों वीडियोज़ में कवर कर देता हूँ। ठीक है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 है क्या, एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखो इस इंडेक्स के अंदर अभी रिसेंटली यहाँ पर भारत की जो रैंक है वो 150वीं रखी गई है। तो इस इंडेक्स के अंदर टोटल 180 देश थे। 180 देश में से इंडिया की रैंक 150 है। ये 2022 की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को कब जारी किया गया? 3 मई को। अभी जो 3 मई निकली है ना उसी को। और 3 मई को हम लोग एक और दिन सेलिब्रेट करते हैं, वो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। यहाँ पे प्रेस का वर्ड यूज़ हो रहा है। प्रेस क्या है? ये यहाँ पर प्रेस बात की गई है जर्नलिस्ट के बारे में, ठीक है, हमारी मीडिया के बारे में, कि भाई उन हमारे जर्नलिस्ट के पास में फ्रीडम है या नहीं है। ऑब्वियस ही बात है, जिस कंट्री के अंदर जर्नलिस्ट के पास में ज़्यादा फ्रीडम होगी, वो खुलकर अपनी बातों को रख सकें, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, उन कंट्रीज़ की रैंक अच्छी होगी। और जिन कंट्रीज़ के अंदर में इन जो जर्नलिस्ट हैं इनके पास में अगर फ्रीडम नहीं होगा, अपनी बात को ये नहीं रख सकते, या फिर इनके ऊपर काफ़ी सारे वॉयलेंस होते हैं, या कुछ इस प्रकार की चीज़ें सरकार कर रही है उस भी कंट्री की, तो उस कंट्री की रैंक जो है वो डाउन रखी जाती है इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर में। अब इस इंडेक्स को कब लाया गया? 3 मई को। 3 मई को हम लोग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को भी ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और इसी दिन को हमने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को लॉन्च किया। और इस इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, इस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के थ्रू। क्लियर हुआ? ये आर्टिकल आप देख पाओगे द हिंदू का है। पूरा आर्टिकल डिटेल से डिस्कस किया गया है। सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डिटेल से, और सारी चीज़ें मैंने कॉपी पेस्ट कर दी है। पहले तो हम लोग कुछ बेसिक से समझेंगे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के बारे में जान लेंगे। देखो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के बारे में जब आप डिस्कस करते हो तो इसकी स्टार्टिंग 1991 से हुई, फिर 1993 में यहाँ पर इसको ऑफिशियली यहाँ पर माना गया यूएन जनरल असेंबली के थ्रू कि बिल्कुल इस डे को सेलिब्रेट करना चाहिए। अब 2022 का जो थीम है वो है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। तो ये वाला जो पॉइंट है कुछ खासकर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब जो पॉइंट आने वाला है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डायरेक्टली बात की गई है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। अब इस इंडेक्स के बारे में कुछ फैक्चुअल डेटा है जो कि पूछ लिया जाता है। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे प्रीवियस ईयर के, वहाँ पे पूछ लिया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है हर साल, लगभग साल 2002 से हम लोग रेगुलर बेसिस पर इसको पब्लिश कर रहे हैं। और पब्लिश करने वाली बॉडी है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इसको हम लोग रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के अलावा रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स के नाम से भी जानते हैं। ये आपको पेरिस के अंदर देखने को मिलता है। RSF एक इंडिपेंडेंट NGO है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया और भी बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स यहाँ पर मिलकर काम करते हैं। प्लस ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स कंट्रीज़ की रैंकिंग तैयार करता है, इनको रैंक देता है अलग अलग। वो रैंकिंग दी जाती है उनके कंट्री के जर्नलिज्म के स्टेटस के ऊपर, मतलब कि किस कंट्री के अंदर जो जर्नलिस्ट है वो कितना फ्रीडम है के अंदर है, उसको कितनी छूट दी जा रही है, अपने आप को कितने अच्छे से वो एक्सप्रेस कर पा रहा है। अगर अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा है तो उस कंट्री की रैंक ऑब्वियसली बात अच्छी होगी, नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पर उस कंट्री की रैंक डाउन रखी गई है। अब पहले तो हम लोग देखते हैं कंट्रीज़ की रैंकिंग को, ठीक है, कि दुनिया भर में क्या क्या रैंक आई हैं। फिर बाद में हम लोग इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंडिया के क्या हालात हैं। तो रैंकिंग ऑफ कंट्रीज़ में टॉप परफॉर्मर और वोस्ट परफॉर्मेंस के बारे में जब आप देखोगे तो टॉप परफॉर्मर में आता है नॉर्वे,
नॉर्वे की फर्स्ट रैंक है, डेनमार्क की सेकंड रैंक है, स्वीडन की थर्ड है, एस्टोनिया की 4 है और फिनलैंड की 5 है। तो टॉप 5 कंट्रीज़ के नाम आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। और इन 180 में से ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं। और बॉटम वाली कंट्री कौन है, मतलब 180 में से 180 नंबर किसको मिले हैं, तो वो मिले हैं नॉर्थ कोरिया को। नॉर्थ कोरिया यहाँ पर बॉटम में रहा है इस पूरे लिस्ट के अंदर में। और रशिया की रैंक भी बहुत यहाँ पे बुरी है, 155वीं रखी गई है। और इंडिया की रखी गई है 150। अब इंडिया के आसपास पड़ोसी देश के बारे में बात करें, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनकी क्या क्या रैंकिंग है। तो नेपाल की जो पॉइंट्स है वो 30 पॉइंट्स से यहाँ पर एक क्लाइंब अप किया है। नेपाल की रैंकिंग यहाँ पर 76 पोजीशन पर है, तो नेपाल 76 नंबर पर है। उसके बाद पाकिस्तान की रैंक 157 पर है, रशिया से भी नीचे है। श्रीलंका की रैंक 146 है, बांग्लादेश की 162 है, म्यांमार की 176 आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हालात और ज़्यादा ख़राब हैं। उसके बाद चाइना की रैंक 175 देखने को मिल जाएगी, चाइना में तो हालात और ज़्यादा ख़राब हैं। ठीक है, मोनार्की कह रहा हूँ, ऑटोक्रेसी यहाँ पे चल रही है। ठीक है, डेमोक्रेसी वगैरह है ही नहीं। तो इस प्रकार से आप लोग देख पाओगे ये रैंकिंग है भारत के आसपास के पड़ोसी देश की। नाउ अब डिस्कस करते हैं कि भारत की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यहाँ पर क्या रही है। देखो, इंडिया की जो रैंक है वो लगातार डाउन हो रही है पिछले कुछ सालों से, क्योंकि ये रिपोर्ट जो आ रही है ये लगभग मैंने आपको बताया लगातार पब्लिश हो रही है 2002 से। अब भारत की रैंक जो 2016 में थी ना, वो यहाँ पर 180 में से 133वीं रैंक थी। और आज के टाइम पर ये रैंक बार लगातार गिरती हुई आ रही है और 2022 के अंदर ये रैंक 180 में से 150 पहुँच चुकी है। और ये 2022 का डेटा है। अगर हम लोग पिछले साल देखें तो 2021 में भारत की रैंक 142 थी, अब 142 से गिर के 150 पे आ चुके हैं। पहले 2016 में 133, फिर 142, देन 150 पर आके आ चुके हैं। अब इसके पीछे का कारण क्या बताया, इस रिपोर्ट ने इसके पीछे का कारण बताया है कि भारत के अंदर में जर्नलिस्ट के अगेंस्ट में बहुत सारा वायलेंस हो रहा है, बहुत सारी हिंसा हो रही है, जर्नलिस्ट को यहाँ पर अपने राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पर भारत की रैंक इतनी डाउन रखी गई है। रीजंस और भी बहुत सारे बताएं। सबसे पहला रीज़न यह है सरकार की तरफ से जर्नलिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। दूसरा रीज़न यहाँ पे बताया कि भाई पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारी कमियां देखने को मिल पाएंगी। मान लो यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी हमने सेडिशन के बारे में डिस्कशन किया ना, उसी चीज़ को देखते हुए अगर मान लो कोई जर्नलिस्ट यहाँ पे सरकार को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो ये रिपोर्ट ये बोलती है कि सरकार ने बहुत सारे केसेस में मिसयूज़ किया है सेडिशन का, यानी देशद्रोह के चार्जेस लगा दिए हैं, डिफेमेशन का चार्जेस लगा दिया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्जेस लगा दिया है। बहुत सारे चार्जेस लगाने के बाद जर्नलिस्ट को कस्टडी में डाल दिया है। तो जर्नलिस्ट के पास में खुलकर बोलने की आज़ादी नहीं है। इसी चक्कर में भारत की रैंक डाउन रखी गई है, ऐसा यहाँ पर ये रिपोर्ट बोलती है। फिर इस रिपोर्ट ने यहाँ पर कश्मीर इशू के बारे में चर्चा की है कि भाई जो कश्मीर के अंदर आप देख पाओगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमेशा से ही रही है। ठीक है, कश्मीर के अंदर जो रिपोर्टर्स हैं उनको हैरेस किया गया है पुलिस के थ्रू, पैरामिलिट्रीज के थ्रू, ऐसा इस रिपोर्ट ने बोला। तो इस चक्कर में भारत की रैंक को डाउन रखा गया है। ये सारे यहाँ पे कारण बताए गए। अब क्वेश्चन ये है, हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में, तो ये फ्रीडम ऑफ प्रेस है क्या, आखिरकार इंडिया के अंदर संविधान में है, कहाँ पर मैंशनड है वो भी बता दो। चलो इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो एक हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, आपको पता होगा फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक हैं। इसमें आर्टिकल 19 जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, आर्टिकल 19 बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, कि आप हो मैं हूँ, हमारे पास पूरा बोलने का हक है। सरकार कुछ गलत कर रही है तो हम लोग बोल सकते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसकी हमारे पास फ्रीडम आती है आर्टिकल 19 से। अब होता क्या है, इस आर्टिकल 19 के अंदर यहाँ पे आप देख पाओगे एक तरीके से जो आपको छूट दी गई है बोलने की, ऐसा नहीं कि आपको पूरी छूट है, आपको एब्सोल्यूट छूट नहीं दी गई है। तो कहीं आप लोग सोचो कि अगर हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं तो मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, नहीं। आर्टिकल 19 ये बोलता है कि बिल्कुल आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप बोल तो सकते हो, लेकिन ध्यान रखना इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ भी बात बोलनी है। कहीं कुछ ऐसा मत बोल देना कि कंट्री की सॉवरिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में चले जाए वो, या फिर ऐसा मत बोल देना कि कंट्री के जो रिलेशन है दूसरे कंट्री के साथ में वो फ्रेंडली रिलेशंस खत्म हो जाएं। ऐसा कुछ मत बोल देना कि आप लोग डिफेम करो कंट्री को ही, उसका नाम बदनाम करो। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने आप में कुछ बोलना है। तो ये चीज़ यहाँ पर इसके अंदर एक्सेप्शन के केस में देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे कुछ रोक भी लगाई गई है। लेकिन बोला यह गया इस रिपोर्ट के थ्रू कि जो जर्नलिस्ट हैं उनके पास ये जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, इनफैक्ट
इनका कहना यह है कि भाई जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इसका वोलेशन हो रहा है। तो ये सारी बातें यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बताई हैं। बाकी आई होप आप लोग यहाँ पर इस पूरे पॉलिटी के आर्टिकल को समझ गए होंगे। सेडिशन क्या है, प्लस सॉरी उसके बाद सेडिशन तो हमने पहले वाले आर्टिकल में डिस्कस किया। यहाँ पे हमने प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में जाना और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी। यही सारी इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कवर की गई है। आप लोग देख पाओगे एक 1 to 1 पॉइंट सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहाँ पर दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। पीपीटी डाउनलोड करके रखा करो यार अपने पास, पीपीटी डाउनलोड करके रखोगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट आर्टिकल होने वाला है और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बात की गई है बसव जयंती के बारे में। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर डिस्कस करने के लिए। तो इस आर्टिकल को आप लोग अगेन जीएस पेपर 1 से इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का एक टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर है, वहाँ से आप रिलेट कर पाओगे। तो बसव जयंती 2022 यहाँ पे सेलिब्रेट करी गई है। अब हुआ क्या, कुछ बेसिक को समझते हैं। हमारे जो पीएम है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, इन्होंने यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है जगत गुरु बसवेश्वरा हैं इनको, या फिर इनको हम लोग बसवना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बसवना नाम से भी जानते हैं, ये आपको याले गुरु देखने को मिल जाएंगे बसवना। अब क्या हुआ, इनकी जयंती के ऊपर इनको श्रद्धांजलि दी गई है। और यहाँ पे अगर हम लोग हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग बात करें, जो ये बसवना है ये यहाँ पर वैशाखा मंथ के जो शुक्ल पक्ष के अंदर होता है उसके तीसरे दिन पर पड़ता है, या फिर आप कह सकते हो अप्रैल और मई के महीने में यहाँ पर देखने को मिलता है अगर हम लोग इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग बात करें। तो अब यहाँ पर ये चर्चा में आ चुका है क्योंकि जयंती को सेलिब्रेट किया गया और इसी जयंती के तहत हमारे पीएम ने श्रद्धांजलि दी है बसवना जी को। तो इसी चक्कर में हम लोग यहाँ पे बसवना जी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस आर्टिकल को आप लोग देख पाओगे, पीआईबी ने डिटेल से पब्लिश किया है और यहाँ पे आप देख पाओगे ऑफिशियल ट्वीट है हमारे पीएम मोदी का। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ट्वीट है जहाँ पे यहाँ पर दिया है इन्होंने मैसेज, जो भगवान बसवेश्वरा हैं इनकी जयंती के ऊपर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मैसेज को दिया गया है। तो बसवना जी के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। बसवना या फिर यहाँ पर इनको बसवेश्वरा के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म होता है बागवाड़ी के अंदर, यानी कि एक अनडिवाइडेड बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका के अंदर में। तो जन्म कब होता है 1131 AD के आसपास। और 12th सेंचुरी के ये पोएट थे, फिलोसोफर थे। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि बहुत कुछ यहाँ पर इनके थ्रू किया गया हमारे सोसाइटी के प्रति, स्पेशली यहाँ पर लिंगायत कम्युनिटी को लेकर आए। ठीक है, इनफैक्ट लिंगायतिज्म के फाउंडर थे। लिंगायत क्या होता है आगे मैं आप लोग को समझाऊंगा। लिंगायत यहाँ पर डिनोट करता है एक ऐसे व्यक्ति को, ठीक है, जो कि यहाँ पर एक पर्सनल लिंग को पहनता हो या फिर गॉड शिव जी का भक्त हो, एक ही भगवान को यहाँ पर मानता हो, वो यहाँ पर लिंगायत कम्युनिटी है। प्लस यहाँ पर कास्ट वगैरह सिस्टम से बिल्कुल अगेंस्ट में रहते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर जातिवाद वगैरह देखने को मिलता है उसके बिल्कुल अगेंस्ट में रहते हैं ये लिंगायत कम्युनिटी। तो इसको यहाँ पे फाउंड किया था, इनफैक्ट बसवेश्वरा जी ने लिंगायतिज्म को फाउंड किया था, आप लोग ध्यान रख सकते हो। बाकी कल्याण के अंदर में जो कलचुरिया किंग बिजाला हैं, ठीक है, ये अलग नाम आपको देखने को मिलेगा। इन किंग ने बसवेश्वरा जी को अपॉइंट किया था एज अ अकाउंटेंट स्टार्टिंग के स्टेज में। फिर उसके बाद अपने कोर्ट में उन्होंने एज अ अकाउंटेंट इनको अपॉइंट किया, बाद में यहाँ पर एज अ प्राइम मिनिस्टर। फिर उसका यहाँ पे बताया गया जो बसवेश्वरा जी हैं इनके स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को जब आप लोग देख पाओगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ पर ये विश्वास करते हैं कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर में। वो प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, ट्रू नॉलेज, उसके राइट कंडक्ट और डिवाइन एक्सपीरियंस। यहाँ पर 3 चीज़ों के ऊपर ये फोकस करते हैं मेजरली, आप लोग ध्यान रख सकते हो। इनका मेजर फोकस यहाँ पर आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है। और खासकर यहाँ पे लिंगायतिज्म के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस दिया है। बसवेश्वर जी के बारे में जाने तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स लाए हैं। प्लस यहाँ पे ये सोसाइटी में ये बिलीव करते थे कि कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, तो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में थे। मैंने आपको बताया जातिवाद वगैरह के अगेंस्ट में बिल्कुल देखने को मिलते थे। प्लस यहाँ पे इनका मानना ये था एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी लोग के पास में होनी चाहिए। तो बसवेश्वर जी यहाँ पर फाउंडर थे लिंगायत के। तो टर्म जो लिंगायत है मैंने आपको बताया क्या है, तो लिंगायत डिनोट करता है एक ऐसे व्यक्ति को जो कि पर्सनल लिंग को वेयर करता हो, यानी एक आइकॉनिक फॉर्म ऑफ गॉड को वेयर करता हो। ठीक है, और यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये जो लिंगायत हैं, लिंगायत बेसिकली फॉलोवर्स हैं 12th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर फिलोसोफर पोएट बसवेश्वरा जी के फॉलोवर होते हैं ये। तो बसवेश्वरा जी जिन्होंने यहाँ पर ये लिंगायत को पूरी तरह से फाउंड किया था। प्लस बसवेश्वरा मैंने आपको बताया था कि ये जो हैं ये अगेंस्ट में थे कास्ट सिस्टम के, वैदिक रिचुअल्स के बिल्कुल अगेंस्ट में थे। प्लस यहाँ पर स्ट्रिक्ट मोनोथीस्ट है। मोनोथीस्ट मतलब यहाँ पर जो कि एक भगवान को मानते हैं, खासकर लिंग यानी शिव जी को यहाँ पर मानते हैं। प्लस यहाँ पे जो लिंग है ये लिंग यहाँ पर डिनोट करता है किस चीज़ को, ये लिंग डिनोट करता है यहाँ पर शक्ति को, यूनिवर्सल एनर्जी को यहाँ पर डिनोट करता है। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। और यूपीएससी ने 2016 में इसको देखते हुए क्वेश्चन पूछा था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो क्या है, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों स्टेटमेंट से बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब पहला स्टेटमेंट ये बोलता है जो सिद्धार्थ और सितार्स हैं ऑफ तमिल रीजन ये मोनोथीस्ट थे,
ठीक है, ये आइडोल्ट्री को कंडम करते थे, मतलब कि जो यहाँ पर स्टैचू वगैरह की पूजा की जाती है, स्टैचू को जो माना जाता है उसकी निंदा करते थे। तो पहला स्टेटमेंट ये बोलता है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है जो लिंगायत हैं ऑफ कन्नड़ रीजन, इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन किया थ्योरी ऑफ रीबर्थ को, यानी कि दोबारा जो जन्म होता है इस चीज़ का क्वेश्चनिंग की, प्लस कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया था। तो दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने यहाँ पर अभी समझा कि हाँ जो लिंगायत कम्युनिटी है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर जो है कास्ट सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट में ये लोग, तो यहाँ पर दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, जो सिद्धार्थ वर्शिप है शिव और शक्ति, तो यहाँ पे आप देख पाओगे बिल्कुल इन्होंने भी यहाँ पर कंडेम किया है मोनोथीस्ट को और आइडल्ट्री को। तो मतलब पहला वाला भी करेक्ट आपको स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। अगर आपने यहाँ पर इनके बारे में पढ़ रखा है तो आपको पता चल जाएगा, बट अभी आपने लिंगायत के बारे में पढ़ा है तो मैंने इसके बेसिस पर ही आर्टिकल के अंदर ये क्वेश्चन लगाया था ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को देख सको। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर बोथ C1 और 2 यहाँ पर, यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हो गई। अब फटाफट हम लोग चलते हैं एक रिवीजन के ऊपर। जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि, और आप लोगों की भी डिमांड रहती है कि डेली बेसिस पर जितना भी हमने कुछ पढ़ा है लास्ट में उसका एक ओवरव्यू ले लेना। इससे क्या होगा, चीज़ों को हम लोग याद रख पाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारा डिस्कशन हम लोग डेली बेसिस पर करते हैं, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग डेली बेसिस पर सीखते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल में हमने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी के बारे में जाना, एआईपी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो जो फ्रांस का नेवल ग्रुप है अभी इसने इस एआईपी टेक्नोलॉजी को भारत को देने से मना कर दिया है, तो ये इस वजह से चर्चा में आया। मैंने आपको बताया आज के टाइम पर बहुत कम देश है जिनके पास ये एआईपी टेक्नोलॉजी देखने को मिल पाएगी, और ये हम लोग इस टेक्नोलॉजी की डिमांड कर रहे थे फ्रांस से प्रोजेक्ट 75I के अंदर में, बट फ्रांस ने यहाँ पर इसको देने से इनकार कर दिया। हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट 75I के अंदर में बहुत सारी पनडुब्बियाँ, बहुत सारी जो सबमरीन्स है वो मदद, फ्रांस की मदद लेने के बाद में हम लोग उसको बना रहे हैं। तो इसके बेसिस पर आप लोग देख पाओगे यहाँ पे हम लोग चाइना को टैकल करेंगे, क्योंकि चाइना का जो कंसर्न है वो काफ़ी बढ़ रहा है, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर इतना काम कर रहे हैं सबमरीन्स पनडुब्बियों के ऊपर। तो एआईपी सिस्टम अपने आप में एक महत्वपूर्ण सिस्टम है। फिर मैंने आपको समझाया पनडुब्बी क्या होती है, डीजल और परमाणु पनडुब्बी क्या होती है। डीजल पनडुब्बी जो कि यहाँ पर पानी में लंबे समय तक नहीं रह पाती, और न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो कि यहाँ पर पानी में लंबे समय तक रह पाती है। जो ये एआईपी सिस्टम है ये डीजल वाली सबमरीन के अंदर लगाया जाएगा, जिससे वो लंबे समय तक पानी में रह पाएगी। इसके भी काफ़ी सारे बेनिफिट मिलेंगे। फिर उसके बाद एआईपी के एडवांटेज डिसएडवांटेज को कवर किया गया। फिर कौन कौन सी सबमरीन्स भारत के पास में, ये मैंने आपको समझाया। देन उसके बाद हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन डिस्कस किया। देन उसके बाद हमने यहाँ पर इंडियन नेवी सबमरीन्स के बारे में जाना। देन अगले आर्टिकल में हमने यहाँ पर ट्रांसनिस्ट्रिया के बारे में जाना। तो रशिया यूक्रेन के वॉर में एक देश को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, ट्रांसनिस्ट्रिया एक इंडिपेंडेंट एरिया है। इसका इतिहास हम लोगों ने कवर किया। यूक्रेन और मोल्दोवा के बीच में यहाँ पर ये जो येलो कलर की पट्टी है इसको हम लोग ट्रांसनिस्ट्रिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी टेंशन्स क्रिएट हो रही हैं। बोला ये जा रहा है कि रशिया यूक्रेन के वॉर में इस एरिया को भी घसीटा जा सकता है। इनफैक्ट यहाँ से रशिया काफ़ी सारे अटैक लॉन्च कर सकता है यूक्रेन के ऊपर में। ट्रांसनिस्ट्रिया की हिस्ट्री देखें तो यहाँ पर सोवियत यूनियन के थ्रू यहाँ पे मोल्दोवा में से एक हिस्सा निकाल दिया गया था, और मोल्दोवा की सरकार ने या फिर इनके सोल्जर्स ने बहुत कोशिश करी इस टेरिटरी को वापस लेने की, लेकिन ये ले नहीं पाए। फिर सिचुएशन इतनी आ गई कि 2006 में एक रेफरेंडम, एक वोटिंग करवाई गई। उस वोटिंग के तहत 97% जो ट्रांसनिस्ट्रियन है जो कि उस एरिया में रह रहे हैं, इनका क्वेश्चन ये था कि हम लोग रशिया के साथ में इंटीग्रेट करेंगे, रशिया के साथ में मिलेंगे। ये इनका क्वेश्चन था, सॉरी ये इनका यहाँ पे पूरा का पूरा रेफरेंडम था। बाकी मैंने आपको बताया ट्रांसनिस्ट्रिया का अपने आप में एक फ्लैग देखने को मिल जाएगा, इनकी कैपिटल जो है वो तिरास्पोल देखने को मिल जाएगी, ये हमने डिस्कस किया। प्लस इस एरिया का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। रशिया लगातार अटैक लॉन्च कर सकता है, रशिया एक गैप को मेंटेन कर सकता है, रशिया इस एरिया से यहाँ पर यूक्रेन को एक लैंडलॉक कंट्री बना सकता है, ये इसके फ़ायदे हैं। देन उसके बाद यहाँ पर सेडिशन लॉ के बारे में डिस्कशन किया गया। सरकार ने भी काफ़ी सारा टाइम मांगा है कि भाई हम लोग अभी सेडिशन लॉ को लेकर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, उसके बाद आपको कुछ यहाँ पे जवाब देंगे। तो सेडिशन लॉ के बारे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई पुराने ज़माने का लॉ है और देश आज़ाद हो गया, आज भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नहीं करना चाहिए इसका इस्तेमाल। बैकग्राउंड मैंने आपको समझाया कि 17वीं सेंचुरी में सेडिशन लॉ आया, ठीक है। उसके बाद आज के टाइम पर आपको आईपीसी के सेक्शन 124A के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे हमने समझा कि सेडिशन ऑफेंस के अंदर में क्या क्या पनिशमेंट्स होती हैं, क्या क्या सज़ा दी जाती है, प्लस इसके अंदर क्या क्या इश्यूज़ देखने को मिलते हैं कि पुराने ज़माने का अंग्रेज़ों के टाइम का है, आज भी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसके अगेंस्ट में रहती है, यह हमने डिस्कस किया। फिर अगले आर्टिकल में हमने जाना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 के बारे में। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है 2022 वाला, इसका भी 20वां एडिशन लेकर आया गया है। 3 मई को हमने इसको लॉन्च किया है, और 3 मई को हम लोग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को भी सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। फिर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को कौन लॉन्च करता है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, ये डिस्कस किया।
देन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की जो कंट्रीज़ हैं, मतलब इस इंडेक्स के अंदर में कंट्रीज़ की क्या क्या रैंकिंग है, तो टॉप परफॉर्मर में नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, एस्टोनिया, फिनलैंड है और बॉटम में नॉर्थ कोरिया देखने को मिल जाएगा। इंडिया के नेबर कंट्रीज़ के बारे में हमने चर्चा की है। इंडिया की जो रैंक है वो 150 है, हालांकि पहले 142 हुआ करती थी, अब यहाँ पर 150 आ चुकी है। लगातार रैंक गिरती जा रही है। रीज़न काफ़ी सारे दिए गए हैं कि भाई जो जर्नलिस्ट हैं वो यहाँ पर फ्री नहीं है, उनके पास यहाँ पर जो भी फ्रीडम है वो उसको एक तरीके से उसके ऊपर काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिल जाएगी, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हमने बसव जयंती के बारे में डिस्कशन किया। पीएम ने भी यहाँ पे श्रद्धांजलि दी है बसवेश्वर जी को, जिनको हम लोग बसवना के नाम से भी जानते हैं। तो इनकी जयंती के ऊपर ये सारी श्रद्धांजलि दी गई है। फिर हमने यहाँ पर चर्चा की है बसवेश्वर जी के बारे में या फिर बसवना जी के बारे में, इनका जन्म कब हुआ ये डिस्कस किया। एक पोएट फिलोसोफर थे, प्लस यहाँ पे लिंगायतिज्म के फाउंडर ये देखने को मिलते हैं, ये हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से जो लिंगायत है वो यहाँ पर वर्क करते हैं। जो टर्म लिंगायत है यहाँ पर एक पर्सन को डिनोट करता है जो कि यहाँ पर लिंग को एक तरीके से पर्सनली वेयर करे, प्लस यहाँ पर लिंग को डिफाइन किया गया यूनिवर्सल एनर्जी या फिर शक्ति से। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो बसवेश्वर जी हैं ये बिल्कुल अगेंस्ट में थे कास्ट सिस्टम के, हमने डिस्कस किया। देन उसके बाद एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। नाउ इसी के साथ हम लोग करते हैं अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।